हेलो स्टूडेंट। आज का अगला टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे राजनीतिक संस्कृति और उसमें इंट्रोडक्शन, परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। और आज है राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी विशेषता होती है। हम यहाँ मुख्य रूप से 4 विशेषताओं की बात हम करने वाले हैं। इसमें पहला है समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी का मतलब होता है एडजस्टमेंट। समन्वय का मतलब होता है एडजस्टमेंट। वास्तव में अगर देखा जाए तो नए और पुराने विचारों में, नए व पुराने विचारों में लगातार बदलाव आता रहता है। नए और पुराने विचारों में लगातार अंतर आता रहता है। अंतर आता रहता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, नए व पुराने ज्ञान, नए व पुराने ज्ञान में समन्वय होना चाहिए। समन्वय होना चाहिए और स्थायी ज्ञान वही होना चाहिए जो बाद में आए। समन्वयकारी स्वरूप राजनीतिक संस्कृति की हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि नए और पुराने विचार लगातार में अंतर आता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, पहले जब भूकंप आता था तो बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं थी कि किसी बैल ने सींग चेंज किया है, किसी सांप के फन से ये पृथ्वी हिल रही है, और भी बहुत सारी प्रकार की भ्रांतियां हमारे यहाँ थी। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के जो खड्डे थे, चंद्रमा को देखते थे तो चंद्रमा को जो गहरे खड्डे थे, डार्क होल्स या डार्क जोन जो इलाका था उसका, वो हमें इस तरीके से दिखता था कि बुढ़िया वहां पर एक सूत काट रही है, और हमें दादी माँ, नानी माँ की जो कहानी सुनने को मिलती थी वो सारी स्पष्ट रूप से यही दर्शाती थी कि कहीं ना कुछ ऐसा यहाँ पर है। वो एक काल्पनिक स्वरूप था और वो इमेजिनेशन पर किया गया एक पिक्चराइजेशन था। एक कहानी के रूप में एक पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे हम किसी पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक यहाँ चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पहले हमें पता ही नहीं था कि चंद्रमा की सरफेस कैसी है, चंद्रमा का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, वहां का जो अर्थ का लेवल है वो किस प्रकार का है, वहां की मिट्टी कैसी है, तो वो सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं थी। धीरे धीरे ये रिसर्च हुआ, इंसान चंद्रमा पर गया, तब उसे ये पता लगा कि जो डार्क से दिखते हैं, बुढ़िया जो सूत काट रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, गहरे खड्डे हैं। भूकंप की अगर हम बात करें तो इसमें प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आया कि प्लेटें आपस में टकराती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लावा पिघलता है, उससे गैसीय समीकरण बनते हैं और उससे वो चट्टानें पिघलकर एक दूसरे पर टकराती हैं, चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये भूकंप की गतिविधि होती है। भूकंप निर्माणकारी भी होता है और विनाशकारी भी होता है। तो वास्तव में नए और पुराने विचारों में लगातार कटाक्ष चलती रहती है। कभी पुराने विचार नए के ऊपर भारी हो जाता है, कभी नया विचार पुराने पर भारी हो जाता है। लेकिन स्थायी ज्ञान जो आएगा वो तथ्य आधारित होगा। तथ्य आधारित क्यों? बालक का जब एक फ्रेश माइंड होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो सही गलत का आकलन नहीं कर सकता। ऐसे में उसके ज्ञान का जो सोर्स होता है वो होता है परिवार, कहानियां, इमेजिनेशन। जो वो देखता है वो सही मानता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने पर उसे और जो नया ज्ञान है वो सुदृढ़ीकरण प्रदान करता है कल्पनाओं को। फिर उसे सही गलत का आकलन होना शुरू होता है और यही समन्वयकारी स्वरूप कहलाता है। अब इसको समाज के और राजनीति के स्वरूप में देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति की यदि हम बात करें तो हमारे जो पुराने आइडियाज चल रहे थे, परंपराएं चल रही थी, वो नई परंपराओं से टकराएंगी। पुराने और नए में क्या होगा? टकराव होगा और एडजस्टमेंट की स्थिति आ जाएगी। या तो पुराना पूरा ही समाप्त हो जाएगा या फिर नया जो है वो कहीं ना कहीं पुराने में एडजस्टमेंट कर लेगा। और एक जो एडजस्टमेंट स्वरूप होगा, बीच का जो रास्ता निकल कर आएगा, वही समन्वयकारी स्वरूप कहलाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए
कि नए और पुराने विचारों में लगातार समन्वय की स्थिति बनती है और जो सही होता है वही आगे निकल कर आता है। यही राजनीतिक संस्कृति की समन्वयकारी स्वरूप की विशेषता है। इसके बाद है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। यदि हम नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्य वह होते हैं जो अंतरात्मा पर आदर्शवाद पर आधारित होते हैं। नैतिकता क्या है? आदर्शवाद। आदर्शवाद। इसको अगर साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो नैतिकता वह है जो करने योग्य कार्य है। जैसे अगर कोई वृद्ध व्यक्ति रास्ते में कहीं गिर गया तो हमारी नैतिकता है कि उनकी सहायता करें, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करें। नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम ऑन स्पॉट तो उसकी मदद हमारी करनी ही चाहिए। ये साधारण मानवता के रूल्स हैं, समाज के रूल्स हैं, इन्हें ही नैतिक मूल्य हम कह सकते हैं। ये सामाजिक नैतिक मूल्य है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक नैतिक मूल्यों की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक संस्कृति। तो नैतिकता का आधार है कि समाज के उत्कृष्ट आदर्श आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं और ये आइडियोलॉजी लगातार बदलती रहती है, क्योंकि समाज में परिवर्तन नियम है प्रकृति का कि धीरे धीरे समाज अपने समय के अनुसार बदलता रहता है। तो नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए। जो आदर्शवाद है, जो आइडियोलॉजी है, जो समाज की एक रुचि है, उसकी तरह से संस्कृति होनी चाहिए। और ये इसकी विशेषता भी है कि राजनीतिक संस्कृति समाज के अनुसार ही समर्पित होती है। समाज के जो नैतिक मूल्य होते हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं समाज के, उसी के आधार पर ये राजनीतिक संस्कृति चलती रहती है। अब इसमें दो प्रमुख बातें अपने को और देखनी है। पहली बात क्या है कि समाज समय के साथ बदलता है। जैसे किसी समाज के हम रशिया की बात करें तो रशिया सोवियत संघ का भाग था और ये 25 दिसंबर 91 को वहां से अलग हो गया। ये पहले साम्यवाद से संबंधित था और बाद में मिश्रित अवस्था में आ गया। इसके कुछ हिस्से पूंजीपतियों की तरफ चले गए, पूंजीवाद की तरफ, और कुछ ने इसी को आगे बढ़ा दिया। तो ये समाज में एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर अलग से हो गया। तो ऐसे में जो चेंज आया है वो किसको बदल देगा? राजनीतिक संस्कृति को बदल देगा। अब समाज के जो नए मूल्य निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर समाज चलेगा। तो राजनीतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। जो समाज के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक नियम आदर्श हैं, उनके आधार पर राजनीतिक संस्कृति आधारित होती है। तीसरा बिंदु है अमूर्त स्वरूप। अमूर्त स्वरूप। अमूर्त स्वरूप की यदि हम बात करें, अमूर्त का मतलब होता है जिसे देखा ना जा सके, देखा ना जा सके, या जिसको पूरी तरीके से प्रामाणिकता के साथ डिफाइन नहीं किया जा सके। जैसे जनता आंदोलन कर रही है, जनता आंदोलन कर रही है और उसके मन में आक्रोश है। कितना आक्रोश है ये नहीं बता सकते। बच्चे फीस के प्रति गुस्से में हैं और फीस के प्रति आंदोलन कर रहे हैं। आक्रोश मन में कितना आक्रोश है नहीं बता सकते। बच्चे को भूख लग रही है, किसी से झगड़ा हो गया, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, कितनी मात्रा में हुआ कल्पना नहीं कर सकते। अमूर्त स्वरूप कहलाएगा, जिसको साथ साथ एक सांचे में नहीं डाल सकते, एक सजीव जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, एक सजीव मूर्ति नहीं बना सकते, एक जिसको व्यवहारिक रूप से डिफाइन नहीं कर सकते। असमंजस वाली स्थिति जी केवल कल्पना कर सकते हैं। इट इज मे बी सो पॉसिबल, इट इज सो। तो ये क्या कहलाएगा? अमूर्त स्वरूप कहलाएगा।
वास्तव में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसको। अगर राज्य की हम बात करें तो राज्य के खिलाफ आंदोलन की बात करें, राज्य के खिलाफ आंदोलन, राज्य के खिलाफ, तो जैसे ही राज्य के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो ऐसी स्थिति में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, राज्य की कल्पना संभव नहीं है। यहां पर हम कल्पना कर सकते हैं नियमों की, सरकार की, प्रशासन की, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, संगठन है, संस्थाएं हैं, इनकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में राज्य के विरुद्ध अगर कोई अवधारणा आए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि राज्य अमूर्त स्वरूप है। इसको मूर्त स्वरूप कौन देती है? सरकार देती है, संविधान देता है, नियमावली देती है, प्रशासन देता है। तो वास्तव में राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या है? अमूर्त है। इसको वास्तव में डिफाइन हम लोग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अमूर्त स्वरूप। अमूर्त स्वरूप के समझने के लिए हमने राज्य की बात देखी कि राज्य के विरुद्ध हो रहा है, आक्रोश है, आंदोलन है, तो कितनी मात्रा में और कैसे कैसे है, इसको हम देखे नहीं सकते। वास्तव में अगर राज्य की बात करें हम लोग, तो राज्य क्या है इसकी कल्पना भी संभव नहीं है। उसको मूर्त रूप वास्तव में देता कौन है? नियम देते हैं, सरकार देते हैं, प्रशासन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, राजस्थान के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं तो राजस्थान में सरकार के विरुद्ध आंदोलन होंगे, और श्री अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो ये विरुद्ध, इनकी सरकार अभी है तो इनके विरुद्ध आंदोलन होंगे, ना कि राजस्थान के विरुद्ध। राजस्थान की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार से संस्कृति भी लगातार बदलती रहेगी। इसमें अगली विशेषता है गतिशीलता। गतिशीलता, अगर हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषता की बात करें तो गतिशीलता भी इसकी विशेषता है, क्योंकि समाज का नियम है परिवर्तन। समाज का नियम क्या है? परिवर्तन। और समाज कैसे चलता है? समय के साथ बदलता है। जो नियम हो सकता है जो आज सही है, जो नियम आज सही लग रहे हैं, लग रहे हैं, इसके बाद अगला बिंदु है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में संबंध। वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक संस्कृति का संबंध लोकतंत्र से किस प्रकार से है, या राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। 1950 से 60 के दशक में यूरोपीय देशों में केंद्रीय धारणा आ गई। केंद्रीय धारणा का अर्थ क्या होता है? कि संपूर्ण शासन की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाना। तानाशाही है, अराजकतावादी है, ये कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों में निकल कर आई। इसका मुख्य कारण क्या रहा कि जैसे ही यूरोपीय देश आजाद हुए, जैसे ही मान लीजिए ये कोई यूरोपीय देश था और ये कहीं ना कहीं से उपनिवेश था, गुलाम था, तो एक्स वाई जेड ए नाम का शासन यहाँ पर था। ये शासन जब छोड़ के जाने लगा, ये तो यहां से निकल गया बाहर, तो यहां पर कोई सरकार नहीं बची, यहाँ पर कोई प्रशासन बचा ही नहीं। ऐसे में सवाल उठने लग गया कि यहाँ क्रांतियां हो सकती हैं, दोबारा गुलाम हो सकता है, कोई भी आक्रमण कर सकता है, या फिर ऐसी अराजकता आ सकती है देश के अंदर। इसीलिए आनन फानन में संविधान बनाए गए, कानून बनाए गए, और शक्ति का केंद्रीकरण वहां की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। दो सवाल यहाँ पर देखने हैं। पहला, उपनिवेश जो आजाद हुए यूरोपीय देशों में, या नए देश जो बने 50-60 के दशक में, उनमें अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो तानाशाही की तरफ चले गए। यहाँ से जो शासन था वो तो चला गया, जैसे ही यहाँ की सरकार प्रशासन निकल गया तो ये बिना प्रशासन वाले इलाके हो गए। ऐसे में सवाल क्या क्या उठ सकते थे
उपनिवेश दोबारा बन सकता था, कोई और आक्रमण कर ले, क्रांतियाँ हो सकती थी, अराजकता आ सकती है, हिंसक घटनाएँ हो सकती थी। ऐसे में अचानक यहाँ शासन की व्यवस्था की गई। इस अचानक शासन की व्यवस्था के कारण यहाँ पर केंद्रीय धारणा उत्पन्न हो गई। ये केंद्रीय धारणा इसलिए लाई गई ताकि आसानी से नियमावली बनाई जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन को देखें तो लोकतंत्र जारी रहा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव के कारण लोकतंत्र में अस्थिरता ही आती है। यहाँ लोकतंत्र में अस्थिरता आई, लेकिन यहाँ लोकतंत्र अनुभव बताता है कि ब्रिटेन और अमेरिका इतने बदलाव के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध जैसे महायुद्ध के बाद भी लोकतंत्र लगातार जारी रहा। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के लिए उचित परिस्थितियां होना बेहद जरूरी है। इसको आगे और देखते हैं। जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे मजबूत राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरीके से तहस-नहस हो गए और यहाँ का संवैधानिक ढांचा बिल्कुल समाप्ति की तरफ आ गया। नए जो राष्ट्र बने उनमें तानाशाही आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। तानाशाही आने का कारण क्या था कि जैसे ही राष्ट्र के प्रशासन यहाँ से निकला, तो जो शासन निकला तो वो एक तरीके से बिल्कुल खाली से हो गए। ऐसी स्थिति में वहां पर अचानक किसी का प्रशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसे में जो वहां के प्रशासन थे उन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में रख ली। इस राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बीच संबंध की अगर सबसे पहले किसी ने जांच की, अध्ययन किया, विषयवार स्टेप बाय स्टेप स्टडी की, तो वो थे आर्मर्ड और वर्मा। इन्होंने 1963 में एक पुस्तक लिखी था, सिविल कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। इसमें अमेरिका, इटली, स्पेन इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने ये स्पष्ट विचारधारा दी कि लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं हो। लोकतंत्र के लिए संपूर्ण राजनीतिक संस्कृति बेहद जरूरी है, तभी वहां पर लोकतंत्र आ सकता है। यहाँ पर आर्थिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, समाज के लोगों की जागृति होनी चाहिए और उचित परिवेश भी होना चाहिए। यदि उचित परिवेश नहीं होता है तो लोकतंत्र वहां पर नहीं आएगा। इसका उदाहरण हमने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया और यहाँ देख लिया। तो वास्तव में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र के लिए उचित माहौल का होना बेहद जरूरी है, तभी यहाँ पर लोकतंत्र संभव हो सकता है। क्या देखा हमने? राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? समाज में जो राजनीतिक संस्कृति है वो लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती? 50 से 60 के दशक में यूरोपीय देशों में केंद्रीय धारणा आई। केंद्रीय धारणा का मतलब आया कि सारी शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में आ जाना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर भारत में काम करे, राज्य की गवर्नमेंट को हटा दे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की गवर्नमेंट को हटा दे, तो ये केंद्रीय धारणा कहलाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लोकतंत्र जारी रहता है। ये बड़ी अजीब बात उनको लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां किसके अनुकूल थी? लोकतंत्र के अनुकूल थी। समाज व्यवस्था मजबूत थी। लोकतंत्र राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र के अनुकूल थी। जर्मनी, इटली, स्पेन संवैधानिक ढांचा चरमरा गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद। जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले बहुत मजबूत नजर आते थे, वे बाद में बिल्कुल संवैधानिक ढांचे के रूप में समाप्त से ही होने लग गए और नई व्यवस्थाएं आने लगी। नए जो राष्ट्र बने, अचानक जो उपनिवेश के बाद सोवियत संघ टूटा, 91 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरी विचारधाराएं बदल गई, जो महाशक्ति थे उनके रूल्स ही अलग से बदल गए। अमेरिका महाशक्ति के रूप में 91 के बाद में आया। लेकिन अगर 60 के 70 के दशक की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे देश नए निकल कर आए। इन राष्ट्रों में तानाशाही व्यवस्थाएं हो गई। इसका मुख्य कारण था कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति का कमजोर होना। आर्मर्ड वर्मा ने 63 में पुस्तक दी था, सिविल कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। इसमें इन्होंने राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों को स्पष्ट किया है।